चलो लेट्स कंटिन्यू। कहाँ थे हम? सो दिस वाज द गिवन फंक्शन। एक बार फिर से लिख देते हैं। गिवन फंक्शन एंड देन उसका डेरिवेटिव। सो दिस वाज द गिवन फंक्शन। डोमेन हमने लिखी थी। व्हाट वाज द डोमेन? -1 to 1 वेरी करता है। अच्छा, डोमेन का मतलब हमेशा क्या होता है बताओ? डोमेन का मतलब क्या होता है? हमेशा डोमेन का एक ही मतलब होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बोलो, डोमेन का मतलब क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, कल को देखो कई बार जैसे ये वाला फंक्शन है cos एक्स, तो कोई कहे कि इसमें डोमेन बताओ, तो आप कहोगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन कल को ये वाला फंक्शन है उस cos 2x, उसमें कोई बताए कि डोमेन बताओ, तो आप ऐसे नहीं कहोगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2x। गलत। अभी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ही डोमेन होगी। डोमेन हमेशा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स होता है, 2x 3x 4x नहीं होता है। ठीक है ना, आपको हमेशा एक्स की वैल्यू से सोचनी है। तो अगले क्वेश्चन आएंगे ऐसे cos 2x, तो कहीं आप 2x की वैल्यू, जैसे इसने डोमेन क्या दे रखी है 0 to π/2, तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि 2x की वैल्यू 0 to π/2। आपको एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि डोमेन हमेशा क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ओनली, नॉट 2x 3x 4x। ठीक है, चलते हैं आगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू, टेल मी, एक्स स्क्वायर यानी कि 2x। ये कर दिया था शायद हमने, -1। अब 2x-1 कहाँ से कहाँ लाया करेगा वो आपको सोचना है। तो हमारे पास है क्या? एक्स की वैल्यूज वो है 2x-1 की, कहाँ से कहाँ लाया करेगी इतना सोचना है अपने को, है ना। वही इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। सो हेयर डोमेन कितनी है, क्या है हमारी डोमेन? इक्वल टू -1 to 1। तो अगर डोमेन ये है, सो लेट्स सी एक्स कहाँ से कहाँ लाया करेगा, -1 to 1। दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन, और ओपन इंटरवल है तो डंडा नहीं लगेगा, -1 और लेस देन 1, ये हमको गिवन है। आपको बनाना क्या है? 2x-1। तो क्या कितने स्टेप्स में करेंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको स्टेप्स भी लिखने हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, नहीं बोथ साइड्स ऑल साइड्स, मल्टीप्लाइंग ऑल साइड्स बाय 2। मल्टीप्लाइंग ऑल साइड्स बाय 2 वी गेट -1 into 2 -2, 2x 2। जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो निकलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ऑल द साइड्स वी गेट, अब जब मैं सब्ट्रैक्ट 1 करूंगा तो बताओ इनइक्वालिटी बदलेगी क्या? -2 -1, बोलो बदलेगी? नहीं बदलेगी, है ना। कब बदलती है? क्या? किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, और या फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो अभी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, ना ही रेसिप्रोकल किया। इसको सॉल्व करेंगे तो -3, ये 2x-1 को एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और 2 - 1 इज 1। इसका मतलब एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है? -3 से 1। तो जीरो से छोटा भी है, जीरो से बड़ा भी है। भाई या तो तू जीरो से बड़ा आता, या तू जीरो से छोटा आता। अगर बड़ा आता तो कह देता इंक्रीजिंग, छोटा आता तो कह देता डिक्रीजिंग। अभी तो तू बड़ा छोटा बराबर भी आ रहा है, क्योंकि -3 और 1 के बीच में तो जीरो भी है। तो तू बड़ा भी आ रहा है, बराबर भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है। नहीं, तू डिक्रीजिंग भी है, तो इंक्रीजिंग भी है, तो कांस्टेंट भी है। तो इन ऑल तू क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए? सो मैं यहाँ क्या कंक्लूजन करूंगा? सो हेयर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 भी है ना, एक पॉइंट पे इस इंटरवल में, एंड एफ डैश एक्स, है ना, ग्रेटर देन 0 भी है। ठीक है ना। इन डोमेन -1 to 1। सो एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग, नीदर स्ट्रिक्टली वर्ड लगाओ तो लगाओ, जब है ही नहीं तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड लगने न लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब होता है तब स्ट्रिक्टली वर्ड के मायने। जब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही नहीं है तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, पढ़ा लिखा ही नहीं है तो फिर 10th ही फेल है, 12th भी फेल है, सब फेल है ना। ठीक है। सो लगा दो तो भी ठीक है, ना लगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी लैंग्वेज में लगा हुआ है तो लगा दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसकी लैंग्वेज छाप देंगे हम इन द गिवन डोमेन। प्रूव्ड, प्रूव ही करना था इसमें भी। समझ आया पहला दूसरे क्वेश्चन? आज का 12th क्वेश्चन पे चले। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, और वैसे तो आपको मुझे रटे हुए होने चाहिए कि कौन से इंटरवल में बढ़ता है, कौन से इंटरवल में कम होता है, क्या होता है ना। चलो आओ। ये तो फॉलोइंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स की वैल्यूज है, याद रखना। ठीक है। देखो, ये एक्स की वैल्यूज है ना। तो एक्स की वैल्यूज हैं तो cos एक्स के लिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन cos 2x के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज है, 2x की वैल्यूज नहीं है। तो एक्स की वैल्यूज है तो 0 का दुगना करेंगे 0, और π/2 का दुगना करेंगे 0 to π हो गया। तो ये cos 2x के लिए दो क्वाड्रेंट्स है। ये cos 2x के लिए एक क्वाड्रेंट नहीं है, दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। cos 3x के लिए तीन क्वाड्रेंट्स है,
और 10x के लिए वापस ये पहला क्वाड्रेंट है। जब जब x आएगा तब तब ये पहला क्वाड्रेंट है, जब 2x आएगा तो ये दो क्वाड्रेंट्स को मर्ज करेगा, जब तक 3x है तो तीन क्वाड्रेंट्स को मर्ज। तो ये सब सोचना पड़ेगा आपको ना। चलिए, तो हम सबसे पहले तो cos x विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। तो जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा इनमें से फंक्शन है जो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको सबको चेक करके बताना है कि ये पहले इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करें। सबसे पहला फंक्शन है हमारा cos x। इसको चेक करते हैं कि ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। डोमेन हो गई मेरी, डोमेन तो कॉमन है सबके लिए। डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे 0 to π/2 आपको लेनी है, सबके लिए कॉमन है। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले है cos x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे इसको पहले fx ले लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, अब मुझे क्या गिवन है, x की वैल्यूज गिवन है, तो आपको उससे माइनस साइन एक्स बनाना है। आपको क्या गिवन है, x की वैल्यूज, तो x कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है, 0 to π/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा कि x जब साइन x होगा तो फिर उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ होगी। ठीक है ना, तो x का जैसे मैंने कर दिया साइन x, तो अब आपको रेंज डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 1 के बीच में लाया करता है। मिनिमम होता है 0 पे, मैक्सिमम होता है π/2 पे। तो मिनिमम 0 पे कितना होता है, 0 ही होता है, और मैक्सिमम π/2 पे कितना होता है, 1। तो जब जब x 0 to π/2 के बीच में लाया करेगा, साइन x 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, मानते हो। ठीक है, ना तो ये 0 हो रहा है ना π/2 हो रहा है, तो ना ये 0 ना ये 1 होगा। इक्वालिटी का डंडा ना ऊपर है ना नीचे। लेकिन मेरे पास तो सर माइनस है, तो माइनस है तो नाउ वी व्हाट यू आर डूइंग, वी यू आर मल्टीप्लाइंग ऑल साइड्स बाय नेगेटिव। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का नेगेटिव तो 0 होता है, 1 का नेगेटिव -1 होता है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस साइन एक्स था मेरा एफ डैश एक्स, तो यानी कि 0 ग्रेटर देन f डैश एक्स, ग्रेटर देन -1। तो एफ डैश एक्स जो है 0 इससे -1 से बड़ा है, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, लेकिन वो 0 से छोटा है, ये ज्यादा मैटर कर रहा है। 0 से छोटा है तो यानी कि cos x इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और होता भी आपको पता है, cos x का ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है ना, यहाँ तक डिक्रीज होता है, फिर यहाँ से इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ, हाँ होते हैं। तो अभी अपन पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रहे हैं या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सोच रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सोचने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से नीचे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डायरेक्शन बताई थी ना। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही। cos x फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही, इसके ऊपर ऊपर ही तो है, लेकिन डायरेक्शन तो ये वाली फॉलो कर रहा है ना। अभी अपन उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने पे कमेंट कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे। पॉजिटिव या नेगेटिव उसके डेरिवेटिव को देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव उसका डेरिवेटिव है या नहीं है वो देखना है। वो खुद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं वो देखना है। ठीक है, चलो, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा, सो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज, अब इक्वालिटी का साइन नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सॉरी लेस देन है ना, इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन 0 to π/2। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसमें एफ एक्स ले लिया हमने cos 2x, अब उसको एफ एक्स लिया तो उसको g(x), डोमेन सेम है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन क्या हो जाएगा g(x), cos 2x का डेरिवेटिव बोलो, -2 sin 2x। ये तो कर ही दोगे, छोटी मोटी बातें। चलो, अब इसमें अपने को इस इंटरवल से ये चीज बनानी है, सेम टू सेम पहले की तरह। ठीक है, तो वही एक्स एक्स वेरी कर रहा है मेरा कहाँ से कहाँ, 0 to π/2। अब वहां तक पहुंचने के लिए पहले 2x करूंगा, एक्स का क्या करूंगा 2x, तो दुगना कर दूं। तो दुगना करूंगा तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 का दुगना तो 0 ही होता है, π/2 का दुगना पाए। तो देखो हो गया ना ये 0 to π, यानी दो क्वाड्रेंट शामिल हो गए ना। ठीक है, उसके बाद आइए, अब क्या करूं, अब साइन लगाऊं। तो आप ये सोचिए, अगर एंगल दो क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो साइन फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां घूमेगी, सोच के बताओ। अगर एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है तो उस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। साइन की वैल्यू कह रहा हूं बेटा, 0 से -1, 0 to π। जब वो घूम रहा है तो उसमें कभी π/2 भी आया होगा, तो π/2 पे 1 नहीं होती, और
मैक्सिमम वैल्यू तो वैसे भी साइन फंक्शन की वन ही होती है, वो ग्राफ से आती है। मतलब साइन फंक्शन का ग्राफ बताओ, इतना टाइम तो लगता ही नहीं है। साइन फंक्शन का ग्राफ बताओ, 0 पाई/2 पाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपका एंगल 0 to पाई वेरी कर रहा है तो साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, बस ऐसे ही तो वेरी करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं। दो क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्या कभी? तो फिर आप -1 कैसे करोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो तो नेगेटिव। ठीक है, सो जब हमारा एंगल 0 to पाई है तो हमारा साइन फंक्शन यानी sin 2x, उसी एंगल का साइन फंक्शन मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। वैसे साइन फंक्शन मैक्सिमम क्या होता है ये, वैसे साइन फंक्शन मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। लेकिन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में वो माइनस नहीं होता, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो 0 ही रहेगा मिनिमम। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट अभी शामिल कर दूं, उसमें 3 पाई/2 लिख दूं, अब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि तीन क्वाड्रेंट में घूम गए तो अब साइन फंक्शन नीचे आ गया, -1 उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ आया। अभी तीसरे इक्वेशन में थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाना है अपने को। अभी इसमें तो दो क्वाड्रेंट्स में ही। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब लेकिन मुझे तो -2 से मल्टीप्लाई भी करना है, अभी तो कहानी बाकी है। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, 0 × -2 तो 0 ही होता है, और ये -2 sin 2x हो जाएगा। और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ऐसे। तो अब यही तो है हमारा f'(x), इम्प्लाइज f'(x). देखो क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ और माइनस नहीं 0 से, और इधर -2 से, -2 से बड़ा है, 0 से छोटा है। तो मेन चीज ये मैटर करती है कि 0 से छोटा है, बड़ा वो किससे ये मैटर नहीं करती। 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कि ये लाइन कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, f'(x इज लेस देन 0, सो f(x = cos 2x इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो थर्ड पे चलें, वही सेम डोमेन लेनी है, बस वापस फंक्शन चेंज कर देना, ये बात इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। चलो cos 3x, तो अब h(x = cos 3x), अब तीन क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचना है आपको ना। cos 3x, this is the given function, differentiating both sides with respect to s, we get h'(x) = बोलो -3 sin 3x। चलो जी आ जाओ, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वो ही सेम, 0 to पाई/2। आपको सबसे पहले 3x करना है, तो जैसे मैं 3x करूंगा तो 0 का 3 × 3 और उसका 3 पाई/2। तो तीन क्वाड्रेंट्स में घूम रहा है अब हमारा एंगल, 0 से 3 पाई/2। अब तीन क्वाड्रेंट्स में घूम रहा है तो अब साइन लगाओ, तो साइन की वैल्यू अब -1 से और 1 तक वेरी करेगी, क्योंकि तीन क्वाड्रेंट्स की बात है तो अब साइन की ओवरऑल रेंज हो जाएगी -1 to 1। ये तीनों क्वाड्रेंट में तो ओवरऑल रेंज भी कवर हो जाती है ना। ग्राफ याद है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। 0 पाई/2 पाए और 3 पाई/2 हो गए। तो अब मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो गई, तो -1 से 1 वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ, अब इसको क्या करना है, अभी तो -3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × -1 +3, इक्वलिटी का साइन चेंज, और ये हो जाएगा -3 sin 3x, 3x नॉट एक्स। 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज होके 3, नहीं -3 से कराएंगे तो -3। डन। ये क्या था हमारा f'(x), तो f'(x) की वैल्यू जो है 3 से छोटी है और -3 से बड़ी है। तो 3 से छोटी और -3 से बड़ी है, तो इसमें तो 0 से बड़ी भी हो गई छोटी भी हो गई, दोनों काम हो गए। तो ये ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो 0 से या तो एक साइड रहता है या इधर रहता है या इधर रहता है, तो दोनों काम कर रहा है। सो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे f', फिर इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा ना, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। सो f'(x) जो है 0 से बड़ा भी है, अच्छा इसके बीच में कहीं 0 भी है ना। एंड f'(x) जो है 0 के बराबर भी है, एंड f'(x) जो है 0 से छोटा भी है। तीनों ही काम कर रहा है इन द गिवन डोमेन। सो गिवन फंक्शन f(x) इज नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है ना। और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो इसमें तो एक ही क्वाड्रेंट कवर हुआ था, तो cos x एक ही क्वाड्रेंट में डिक्रीज ही हुआ था। इसमें दो क्वाड्रेंट कवर हुए थे, अभी भी डिक्रीज ही हुआ था, लेकिन तीन क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज भी हो गया।
तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो गिर ही रहा था, गिर ही रहा था, गिर ही रहा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में चढ़ गया। तो गिरा भी सही और चढ़ा भी सही, तो नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉट स्ट्रिक्टली। चौथा क्वेश्चन आ जाए, आ जाओ। चौथा क्वेश्चन है 10x, इस वाले ब्लॉक में करते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन इज, अब ये एफ जी एच आई ऑफ एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा 10x। तो 10x का डेरिवेटिव बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स के बारे में सोचना है आपको, वही डोमेन रेंज, वही सब कुछ। एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2। तो उसका क्या करना है, सेक लगाना है, फिर सेक का भी स्क्वायर करना है। तो पहले सेक एक्स लगा दो। तो सेक एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ वेरी करती है वो सोचनी है, सोचो। सेक एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मिनिमम मैक्सिमम सोच लो, 0 पे क्या होती है, π/2 पे क्या होती है, उसी के बीच में वेरी करेगी। तो सेक 0 क्या होता है बताओ। हम्म। और सेक π/2। हम्म। अरे इतना, सेक 0 क्या होता है ये आपको सोचना पड़ रहा है। कॉस 0 क्या होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो सेक 0 भी 1 हुआ ना, सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है ना। तो सेक 0 1, और सेक π/2 बताओ, तो कॉस π/2 क्या होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी वेरी करेगी इसकी वैल्यू, 1 से इन्फिनिटी वेरी करेगी। ओके, अब इसका स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर और इन्फिनिटी का स्क्वायर वही सेम ही होगा। सेक स्क्वायर एक्स करोगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है, तो 1 से बड़ी है तो 0 से बड़ी हो गई। अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन तो 0 के से कंपैरिजन का होता है ना। तो हमारी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो 0 से भी बड़ी हो गई ना। ठीक है, सो एफ डैश एक्स हमारी वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन, इंक्रीजिंग इन द गिवन, ठीक है ना, इन द डोमेन जो भी उसने रखी थी 0 to 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस किस में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो पहले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दूसरे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट्स इट। थर्ड में तो दोनों कर रहा है और इसमें तो उल्टा ही काम कर रहा है, इंक्रीज करना है। आंसर देख लिया आपने। तो हम पूरा कंक्लूजन लिख देंगे फाइनली। सो वी कंक्लूड दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू cos 2x, these are the two functions which are strictly decreasing on this। ये फाइनल कंक्लूजन जरूर लिख देना, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। सेक सेक एक्स का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। सेक एक्स का ग्राफ पता है किसी को, cos एक्स के ग्राफ को रेसिप्रोकेट कर दो तो cos एक्स का ग्राफ यूं होता है। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो इसमें इंक्रीज ही तो हो रहा है, हमको तो डिक्रीज चाहिए था ना, हमारा कंक्लूजन भी अभी इंक्रीजिंग ही आ रहा है। तो cos x डिक्रीज होता है, sec x इंक्रीज होता है। चलो आओ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फॉलोइंग फंक्शन दिस। अब देखो 12th एंड 13th क्वेश्चन में क्या है, 12th क्वेश्चन में डोमेन फिक्स करके फंक्शन चेंज कर रहा था, इसमें फंक्शन फिक्स करके डोमेन चेंज कर रहा है। और वही पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें भी यही पूछा था किस किस में कौन कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें पूछा किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फंक्शन फिक्स करके। डन, ठीक है, तो वो एनालिटिकल क्वेश्चन है, शुरू करें इसको। ओके, तो वही एक एक डोमेन चेंज चेक करनी पड़ेगी बेटा, जैसे इसमें एक एक फंक्शन चेक करना पड़ा, इसमें एक एक डोमेन चेक करनी पड़ेगी। इसमें फंक्शन फिक्स हो गया, तो फंक्शन फिक्स हो गया ना, तो सबसे पहला काम में हेयर द गिवन फंक्शन इस लिख के और उसका डेरिवेटिव निकाल के छोड़ देता हूँ, वो डेरिवेटिव सब में चेक करना है। ओके, सो एफ एक्स क्या है। हम्म। हम्म। तो इसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 का डेरिवेटिव 100x⁻99 साइन एक्स का कॉस एक्स, दैट्स इट। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये वैल्यू इस इंटरवल में कैसी होगी, इस इंटरवल में कैसी होगी, इसमें कैसी होगी, नन ऑफ दिस तो तब आएगा जब तीनों ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाए, तो नन ऑफ दिस यानी 3 में चेक करनी है। ओके, अब एक और चीज सुनो, जब π/2 पाई ये सारे जो वैल्यूज होती हैं एंगल के फॉर्म में सोची जाती है, तो एंगल के फॉर्म में क्या सोची जाती है, 180 डिग्री। और π/2 क्या सोची जाती है, 90 डिग्री। 3π/2 270 डिग्री। लेकिन जब ये रियल नंबर के केस में सोची जाती है तो इसकी वैल्यू 3.14 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 3.14। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.14 का आधा, यानी कि लगभग 1.57।
ठीक है, जब रियल नंबर के केस में सोची जाएगी तब तो ये वैल्यू होगी, जब एंगल के केस में सोची जाएगी तो पाई के अंदर 180 डिग्रीज होते हैं, ऐसे सोची जाएगी। कभी कभी इसको रियल नंबर के केस में भी सोची जाती है, कभी कभी इसको एंगल के केस में भी सोची जाती है। ठीक है, समझ आया? ये सपोज करो मैंने कहा कॉस पाई/2, तो अब तो आप इसको एंगल के नजरिए से देखोगे। और मैंने कहा कि मेरा किसी सर्किल का एरिया आ रहा है पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब 180 थोड़ा ना लोगे इसमें पाई की वैल्यू, इसमें 3.14 डिवाइडेड बाई 2, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ रहा है। रियल नंबर के केस में 3.14, अदरवाइज जो एंगल है वो 180। तो इसमें दोनों काम होंगे इस क्वेश्चन में, कभी रियल नंबर सोचना पड़ेगा, कभी शुरू करें। ओके, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है 0 to 1, यानी एक्स की वैल्यू, डोमेन है ना ये, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है ये। ओके, और पूछा था किस किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो दिस इज माय गिवन डोमेन, दिस माय गिवन डोमेन, D1 ले लो इसको, इस डोमेन वन में देखते हैं। तो 0 to 1 का मतलब हो गया एक्स वेरीज फ्रॉम, डन। अब जब आपके पास दो टर्म्स हैं, जब आपके पास दो टर्म्स हैं, तो आपको इसको भी सोचना पड़ेगा कि इस इंटरवल में तेरी वैल्यू क्या है और तेरी वैल्यू क्या है, दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर तेरी वैल्यू क्या है, तेरी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से तुम दोनों का जोड़ क्या है ये भी सोचना पड़ेगा, तीन बातें सोचनी पड़ेगी। तो इस इंटरवल में जब x जो होगा 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, तो 100x⁻99 कुछ भी हो, जीरो से बड़ा होगा नहीं होगा, सोचो। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, एनीथिंग, उसकी पावर करो 99, जिससे 0 और 1 के बीच में 0.1 ही डाल दो, तो 0.1 की पावर 99, 0.1 इंटू 0.1 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव थोड़ा हो जाएगी। तो कुल मिला के 100x⁻99 क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, देन पहले उसकी बात करते हैं, 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 होगा। कितना बड़ा होगा उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 जरूर होगा। अब कॉस की बात कर लेते हैं। तो अगर अगर हमारा x 0 to 1 है, तो कॉस क्या होगा ये सोचना है आपको। तो आप ये तो कह दोगे कि सर मैं कॉस 0 तो सोच लूंगा, लेकिन ये cos 1 क्या होता है, ये क्या होता है, cos इनवर्स 1 तो सुना था, है ना। cos के आगे तो एंगल चाहिए, cos के आगे तो मुझे क्या चाहिए, एंगल। तो जैसे वो cos 0 डिग्री है, वैसे ये cos 1 डिग्री है। तो cos 1 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो cos 1 डिग्री उससे तो, क्योंकि वो डिक्रीजिंग होता है, थोड़ा सा कम होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। बिल्कुल कम तो cos π/2 पे होता है ना, बिल्कुल कम तो क्या होता है cos π/2 पे, 0 तो π/2 पे होता है, तो 0 और 1 के बीच में ही तो वेरी करेगा, 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, तो होगा तो ग्रेटर देन 0 ही। सोचो, देखो cos का ग्राफ बताओ, ऊपर से स्टार्ट होगा, 0 पे तो वो होगा 1, और π/2 पे होगा वो 0। ठीक है, तो ये 0 है, ये π/2 है, π/2 की अभी मैंने क्या बताया, रियल नंबर में वैल्यू क्या होती है, 3.14, उसका आधा करूंगा यानी लगभग ये 1.57 है। तो 0 से 1.57 की वैल्यू है, आपको 1 चाहिए, आपको cos 1 चाहिए, तो 1, ये 1.57 है, तो 1 लगभग यहाँ होगा, 1 लगभग क्या होगा, तो इसकी वैल्यू ये हो रही होगी। तो कुल मिला के 0 से तो बड़ी आ रही होगी, नेगेटिव तो जाता ही 1.57 के बाद है, तो cos x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होगी। इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर, तो दोनों का सम करूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो इसमें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकला है, मुझे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए था, समझ आया। ठीक है, सो सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, जो भी फंक्शन है मेरा, 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी इन द गिवन डोमेन। ठीक है ना, सो एफ एक्स इज, और ग्रेटर देन 0 होगी, 0 भी नहीं हो सकती, 0 भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 कब होती, 0 कब होती बताओ, जब एक्स की वैल्यू 0 होती तो हो जाता क्या, तो भी नहीं होता, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 लगाते तो भी ये क्वांटिटी 0 होती, लेकिन cos 0 तो 1 हो जाता, तो 1 भी ग्रेटर देन, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन द गिवन डोमेन इन D1 इक्वल टू 0 to 1। ठीक है ना, सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
x is strictly increasing in d1 in d1 इक्वल टू 0 to 1। चलें नेक्स्ट डोमेन पे। नेक्स्ट डोमेन, अब नेक्स्ट डोमेन है हमारी d2। अभी सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें क्या क्या होगा वो सोचना है आपको, ठीक है। तो अगेन वही व्हेन x रेंजेस फ्रॉम पाई बाय टू टू व्हेन x रेंजेस फ्रॉम पाई बाय टू टू पाई, तो दोनों टर्म सोचने पड़ेंगे, ये भी हो रहा है व्हेन x रेंजेस फ्रॉम पाई बाय टू टू पाई, देन ये दोनों का क्या हाल है वो देखना है आपको, है ना। तो पहले 100x⁻99 के बारे में सोचते हैं। तो सोचो जरा, 100x⁻99 जीरो से कंपेयर करो, छोटा होगा, बराबर होगा, या बड़ा हो, क्या हो। तो x की वैल्यू, अब जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 100x⁻99 को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू एंगल में ना सोच के 1.57 3.14 सोचो। तो पाई बाय टू तो है, पाई तो है 3.14, और पाई बाय टू है आपका 1.57। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया कर रही है, एक तरीके से ऐसे लाया कर रही है 1.57 से 3.14। तो x की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी ले लूं मैं, तो उसकी पावर 99 करूं, फिर गुणा 100 करूं, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही आएगी ना, ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं है तो पाई की वैल्यू कुछ और सोचनी है, बस ये याद रख लो आप, है ना। ग्रेटर देन जीरो तो आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, तो अब आपको एक्स की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180 डिग्री और पाई बाय टू की वैल्यू 90 डिग्री सोचनी है। तो अब आप सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, मतलब जीरो से बड़ी होती है छोटी, वो आपको सोचनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो छोटी होती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, ऐसे ऐसे। तो जीरो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू गिरी से गिरी कंडीशन में -1 होती है, और ज्यादा से ज्यादा जीरो होती है, यही होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में जीरो और -1 पहुंच जाती है। अब सर वो तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, लेकिन ये तो लेस देन जीरो भी आ रहा है। अब आप खुद सोचो कि इनको जब मैं मर्ज कर दूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, है ना। ओवरऑल वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है, ये तो सोचनी है। तो मुझे बताओ cos x की तो गिरी में गिरी वैल्यू -1, गिरी में गिरी वैल्यू, और वो भी कब है, वो भी कब है, -1 वैल्यू भी कब है, बताओ, पाई पे। पाई पे इसकी वैल्यू -1 है, कॉस पाई। तो अगर इसकी कॉस पाई पे वैल्यू -1 है, तो पाई पे उसकी वैल्यू क्या होगी वो सोचो। तो पाई पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 पाई की वैल्यू क्या, 3.14 लूंगा वहां पे, फिर मैं 3.14 की वैल्यू 99। अब आप खुद सोचो 3.14 की पावर 99, अब तो 3 की पावर 99 ही सोचो, कितना बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, तो 3 का क्यूब भी 27 होता है, ऐसे 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो ये विशाल नंबर में से अगर ये -1 कर भी दूंगा तो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इन दोनों का सम अभी भी ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, इस वाली रेंज में, इस वाली डोमेन में भी। समझ आया क्या, फोकस कर पा रहे हो। हम्म। हम्म। समझ में नहीं आया, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, मतलब नहीं, वैल्यू वाइज बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो तब फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से है, पाई बाय टू से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट तो मैं इसके हिसाब से सोचूं, इसके हिसाब से मैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ सोचूं। हम्म। जब एक्स की वैल्यू पाई बाय टू से पाई के बीच में रहेगी तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी वो सोचना है। तो एक्स की वैल्यू पाई बाय टू से पाई में रहेगी, तो सोच के बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी, अंदाजन बताओ, मिनिमम जीरो करके बताओ, एक्स की कौन सी वैल्यू डालूं कि जीरो हो जाए, पाई बाय टू से पाई के बीच में कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूं कि ये 100x⁻99 जीरो हो जाए। बोलो, तो बताओ उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। बेटा एक्स की वैल्यू सोचो ना, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई बाय टू का मतलब क्या होता है, अरे फिर 90 डिग्री, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 1.57, और पाई का मतलब, सो एक्स की वैल्यू 1.57 से 3.14 के बीच में सोचो, और फिर 100x⁻99 सोचो। तो वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा ये सोचो।
पॉजिटिव होगा, तो 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 होगा। एग्रीड? ओके। अब cos x की बात करते हैं। अब cos x की बात करेंगे तो 90 और 180 है, तो 90 और 180 के बीच में cos की वैल्यू, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 0 से -1। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 0 to -1। बेटा सृष्टि, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं रिवाइज है? रिवाइज क्यों नहीं करते हो? ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब जब 15 दिन पहले बोर्ड से हमको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, ये तो नींद में भी याद रहता है 12th क्लास के बच्चे को, जब वो 15 दिन दूर है बोर्ड से। हम्म। तो कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1। ठीक है। तो अब अपने को सोचना है कि इसकी वैल्यू पता चल गई कहाँ से कहाँ लाया करती है, 0 से बड़ी है ये तो पता है। इसकी वैल्यू पता पता चल गई 0 से -1 है, तो इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा तो फाइनल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी वो सोचनी है। तो देखो, एक ये वैल्यू पॉजिटिव होती, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होती तो ओवरऑल भी पॉजिटिव होती, ये वैल्यू नेगेटिव होती, ये वैल्यू नेगेटिव होती तो ओवरऑल नेगेटिव होती, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, 0 से छोटी है। तो अब इन दोनों का जो समेशन होगा वो तो फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा सोचना है कि ये पॉजिटिव है तो कितनी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो कितनी नेगेटिव है। समझ गए? जैसे मान लो कि आप दोनों जो है पॉजिटिव हो तो आप दोनों एज ए टीम भी पॉजिटिव हो, आप दोनों नेगेटिव हो तो आप दोनों एज ए टीम भी नेगेटिव हो, लेकिन मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो फिर एज ए टीम आप क्या हो वो सोचना है। एज ए टीम आप क्या हो तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव है वो कितना पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो कितना नेगेटिव है। तो ये तो नेगेटिव की मिनिमम वैल्यू -1 ही देता है, इससे गिरा तो है ही नहीं। वो पॉजिटिव बहुत विशाल है, उसकी वैल्यू तो बहुत ही हाई है। ठीक है ना? तो उसके सामने -1 की अगर मैं कर भी दूंगा, उसके पास करोड़ों नंबर्स हैं, उसके मैं -1 कर भी दूंगा तो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, वो -1 कब है वो भी सोच लो, पाई पे। तो पाई पे इसका वैल्यू देखना एक बार जरा। तो इसकी वैल्यू पाई पे क्या होगी? पाई की पावर 99। पाई की वैल्यू है ना 3.14 की पावर 99, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, और इंटू 100 और कर रहे हैं अभी तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है पाई पे। और उसकी पाई पे वैल्यू -1 है, तो इसमें से अगर -1 घटा भी देंगे तो भी बहुत बड़ा वैल्यू यानी पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी कि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, लेकिन ये पॉजिटिव इतना ज्यादा है कि उसके नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो नेगेटिव में भी गिरी में गिरी -1 ही है। तो ये ओवरऑल क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा इस डोमेन के अंदर। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कंफ्यूजिंग वाला डोमेन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है, तो आपको सोचना है ये कितना पॉजिटिव हो रहा है और वो कितना नेगेटिव हो रहा है। तो अब इनका टोटल जो एज ए टीम ये पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे हम ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव कब है वो देखते हैं ना। हेयर हेयर cos x की जो मिनिमम वैल्यू है -1 वो अटेन होती है x = पाई, है ना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, है ना, इज -1, इज -1 विच इज अटेन्ड एट, वो अटेन्ड कहाँ होती है वो भी चेक करो, विच इज अटेन्ड एट x = पाई, विच इज अटेन्ड एट x = पाई। तो x = पाई पे उसकी मिनिमम वैल्यू अटेंड है, तो x = पाई पे उसको भी रख के देखो। ठीक है ना। एंड एंड द वैल्यू ऑफ 100x⁻99 at x = पाई is a very large value, is a very large value, large positive value, very large positive value होगी है, होगी। सो अल्टीमेटली एफ एक्स इक्वल टू, अल्टीमेटली एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स, अल्टीमेटली एफ डैश एक्स जो होगा, जो कि हमने लिखा है 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स, ये अल्टीमेटली 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत एक्स की वैल्यू पाए पे वो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, और वो तो केवल -1 कर भी देंगे तो भी अल्टीमेटली ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन D2, दैट मीन्स π/2 से पाई। ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास डोमेन क्या है? D3 = 0 to π/2। अब 0 to π/2 के बीच में वही, इसको भी सोचो इसको भी सोचो, है ना। तो व्हेन एंड फिर देन। ठीक है ना। सो जब x जो है 0
और पाई बाय टू के बीच में है, तो पहले तो इसके बारे में सोचो। तो 100x⁻99 जो होगा पॉजिटिव होगा। अब जब 100x⁻99 सोच रहे हैं तो फिर x की वैल्यू पाई पाई बाय टू की वैल्यू 90 नहीं सोच रहे, 1.57, तो 1.57 की पावर 99 उसका 100 ग्रेटर देन जीरो तो होगा पक्का है। ठीक है। एंड अब cos x के बारे में सोच लो। तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही रहता है, तो cos x तो भैया तू भी दोनों पॉजिटिव, तो फिर दोनों का सम भी पॉजिटिव, तो ये तो ईजी था। ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सो f डैश एक्स इक्वल टू जो भी है 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा इन डोमेन D3, यानी कि 0 to π/2। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो कब होता, जब एग्जैक्टली π/2 शामिल होता, लेकिन उसमें भी ये जीरो होता है ना, वो तो फिर भी जीरो से बड़ा ही होता, तो ओवरऑल तो वो जीरो से हो ही नहीं सकता ही है ना। ठीक है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन D3 0 to π/2। अब क्वेश्चन क्या था कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग था, इसमें भी इंक्रीजिंग था, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। चेक करो, कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें डिक्रीज हो रहा हो, तीनों में इंक्रीज हो रहा है। इसमें थोड़ा डाउट लगा था, इसमें नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का डाउट लगा था, क्योंकि एक तो जीरो से बड़ा था लेकिन उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी -1 है, तो ओवरऑल तो वो इंक्रीज ही हो रहा है ग्रेटर देन जीरो। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टोटल एक्सरसाइज। ये रखा रखा है क्वेश्चन अंदर, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखें ध्यान से, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अब तक क्या कर रहा था, या तो फंक्शन दे रहा था या डोमेन दे रहा था, नहीं अब मतलब या तो डोमेन दे रहा था, फंक्शन दे रहा था, या पूछ रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अब सब कुछ ही दे दिया इसने, फंक्शन भी दे दिया है ना, और डोमेन भी दे दी, और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वो भी दे दिया। तो पूछ क्या रहा है, इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है, कोएफिशिएंट मिसिंग है, वो पूछ रहा है। तो ए की मैं मिनिमम वैल्यू क्या रखूं, कम से कम वैल्यू क्या रखूं कि ये फंक्शन इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, तो जो जो फैक्ट्स हैं वो लिखते हैं, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है वो लिखते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो गिवन फंक्शन इज f(x) = x² + ax+1। दिस इज द गिवन फंक्शन एंड व्हाट इज डोमेन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, 1 से लेके 2, ओपन इंटरवल, ना 1 शामिल है ना 2 शामिल। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f(x) = 2x + a। 2x + a के बारे में अब आपको सोचना है। ठीक है। अब आपको आगे ओके गिवन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब x की वैल्यू यहां से यहाँ लाया करती है तब ये 2x + a, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स 2x + a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। सो मैं एक लाइन लिखता हूं, नाउ इट इज गिवन दैट नाउ इट इज गिवन दैट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आगे होके खुद ने कहा है, बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन जो भी है 1, 2। सो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f(x) क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, होगा, बोलो, f(x) ग्रेटर देन होगा जीरो होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर स्ट्रिक्टली आ रहा है तो इक्वल टू का डंडा नहीं लगेगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब f(x) क्या है हमारे पास, 2x + a, यानी 2x + a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अब आपको ये बताना है कि 2x + a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो a की मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए जब x की वैल्यू 1 से 2 है। ठीक है ना, 2x + a इज ग्रेटर देन जीरो, एंड साथ में ये भी लिखो कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। तो ऐसी पोजीशन में जब ये x की वैल्यू यहां से यहाँ लाया करेगी और 2x + a की वैल्यू यहां से यहाँ लाया करेगी, तो a की मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए, ये सोचना है आपको। तो एक लॉजिक याद रखो, जब a की मिनिमम वैल्यू रखनी है तो x की भी मिनिमम वैल्यू रखो। तो x की वैल्यू 1 रखने से इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 1 रखने पर इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर अपन क्रॉस वेरीफाई करके देख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। और अगर मैक्सिमम पूछता तो हम उसकी 2 रखते, लेकिन फिर मैक्सिमम में ये इनइक्वालिटी भी उल्टी मिलती। अगर ये इनइक्वालिटी ऐसी है तो मैक्सिमम वैल्यू एक ही निकाली नहीं जा सकती, कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे एक ही मैक्सिमम वैल्यू में 1 करोड़ रख लूंगा तो भी जीरो से बड़ी है, 2 करोड़ रख लूंगा तो भी, कोई कहे सर 100 करोड़ रखो, फिर कोई अगर नहीं नहीं उससे बड़ी रखो, तो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। हाँ, पर मिनिमम की लिमिट जरूर है, वो आप इतनी रखो कि कम से कम जीरो से बड़ी है।
उसके लिए x की मिनिमम वैल्यू रखो, उसको छोटे से छोटा करो, 2x वाली टर्म को क्या करो, छोटे से छोटा करो, तब आपको एक ही छोटी छोटी वैल्यू पता पड़ेगी जिससे जीरो, जीरो से वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, समझ आया लॉजिक? ओके, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, here to find the least value of a, to find the least value of a, we put the minimum value of x, we put the minimum value of x equal to 1, ये पुट कर दूं मैं, सो वी गेट, तो उसको पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 2 प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए ग्रेटर देन -2, यानी ए की मिनिमम वैल्यू आपको -2 रखनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचो, ए की मिनिमम वैल्यू आपने -2 रखी, मैंने -2 से बड़ा कोई भी नंबर रख सकता हूं मैं, है ना, और एक्स की वैल्यू आप इसके बीच में रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। रख के देखते हैं, ए की वैल्यू -2 से बड़ी कोई सी भी बोलो, मैं जैसे -1 बोल दी मैंने, तो 2x प्लस ए की वैल्यू रख दी मैंने -1, एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कोई भी रखो, 1 और 2 के बीच में कोई सी भी रखो, 1 और 2 तो नहीं रख सकते, इसके बीच की कोई सी भी रखो, 2 × 1.5 प्लस देखते हैं क्या होता है, 3 - 1 यानी कि 2 ग्रेटर देन जीरो मिला। तो अब आप इस क्राइटेरिया को याद रखो भाई, ये ए की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू ये, तो उससे ये 2x प्लस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। आपने जो भी निकाला एक बार पुट करके जरूर देखना। ठीक है, अगर आप -2 से छोटी रख लेते, भाई मिनिमम आपने -2 रखी है, उससे बड़ी तो आप कुछ भी रख लो, लेकिन छोटी रख लेते तो फिर हो सकता है वो लेस देन जीरो हो जाता। जैसे -2 से छोटी में -3 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, -3। अब 2x है, तो x की वैल्यू मैं 1 और 2 के बीच में रख सकता हूँ ना, तो लेट से मैंने 1, चलो 1 नहीं रख सकता, 1 से थोड़ी सी बड़ी तो रख सकता हूँ, तो मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी 1.1 रख दूँ, तो 2 × 1.1 2.2, 2.2 -3 -0.8, तो छोटा हो गया ना जीरो से, तो यानी कि -2 से बड़ी रखनी पड़ेगी अगर उसको हमेशा ग्रेटर देन जीरो करना है तो आंसर देखो, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, अच्छे से देखो, अगर मैं ए की वैल्यू -4 रखूं मिनिमम वैल्यू, वो कह रहा है -2 रखो, अभी अपन ने कौन सी वैल्यू रख के देखी थी इसकी, -3, तो -3 पे तो वो जीरो हो गया था, तो -4 ये कह रहा है ए की वैल्यू इक्वल टू, बताना, ए की वैल्यू -4 इसकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब कम से कम वैल्यू आप -4 रख सकते हो, रख के देख लेता हूँ मैं कम से कम -4 वैल्यू, देखो 2x प्लस ए की मैं मिनिमम वैल्यू -4 रख सकता हूँ, तो -4 छोड़ो, मैं तो -3 रख देता हूँ, भाई -4 मिनिमम वैल्यू है, तो मैं उससे ज़्यादा भी रख सकता हूँ, ये चलो -4 रख देता हूँ, तो ए की वैल्यू मैंने -4 रखी, 2 × एक्स की क्या रख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में, ये तो फिक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में रखूंगा, तो लेट से मैं 1 और 2 के बीच में 1.5 रख देता हूँ, तो 2 × 1.5, 3 -4 कितना आया, -1, -1 ग्रेटर देन जीरो होता है क्या, तो ये इनइक्वालिटी फेल हो गई ना, दैट मीन्स मैं नहीं रख सकता ए की वैल्यू -4, ए की वैल्यू -2 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये गलत है पीछे, है ना। देखो एक तरीका और है, एक तरीका तो ये तो हमने देख लिया ना, दूसरा तरीका ये भी सुनो, कि देखो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख के देखी तो मेरे को a की वैल्यू मिनिमम -2 मिली, अगर मैं 2 भी रख के देख लूँ, तो 2 रखो जरा, 2 × 2 = 4, तो a की वैल्यू -4 मिलेगी मिनिमम वैल्यू। लेकिन अब आपको इन दोनों केस का एक कॉमन केस सोचना पड़ेगा, एक जना कहता है a की वैल्यू मिनिमम -2 हो, एक जना कहता है a की मिनिमम वैल्यू -4, तो मैं ऐसी कौन सी बात बोलूं कि दोनों की बात रह जाए, तो मैं कह दूंगा a की मिनिमम वैल्यू -2 रख दो, क्योंकि अगर आप a की -2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ऑटोमेटिकली -4 से भी बड़ी वैल्यू ले ली, समझ गए, समझ गए ना, क्लियर है भाई, ये 1 पे देता है -2, ये 2 पे देता है -4, आपको मिनिमम सोचनी है, तो मिनिमम आप ऐसे ही सोचो जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे तो है -2, नहीं यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, उसके बाद फिर पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब एक सृष्टि कहती है कि मेरे हिसाब से सर आपको इससे बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए सारी, -2 से बड़ी,
है ना। ये कहती है अनुष्का कि सर मेरे हिसाब से आपको ना -4 से बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी बात भी रह जाए और इसकी बात भी रह जाए। तो मैं -2 से अगर बड़ी वैल्यू ले लूंगा तो मैंने सृष्टि की बात भी मान ली, और -2 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो मैंने आपकी। लेकिन अगर मैं -4 से आपकी बात मान लेता हूं तो फिर मैं सृष्टि की बात को नकार रहा हूं, क्योंकि फिर मैं -3 ले सकता हूं, जबकि सृष्टि ने तो बताया था -2 से बड़ी लेना। तो अल्टीमेटली आंसर -2 से बड़ी ही लिखा जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, क्लियर है? नहीं, -2 सही है। हाँ वो गलत है, ए की वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और इस पर रिसर्च कर लेंगे नहीं तो, है ना। लास्ट ईयर का देखते हैं क्या किया था हमने। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा -2 खुद भी ले सकते हैं, ये भी बताओ। अगर मैंने ए की वैल्यू -2 ले ली यहाँ पे, ठीक है, और एक्स की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 1 और 2 के बीच में। तो मैंने गिरी से गिरी वैल्यू 1.1 भी ले ली। तो 2 × 1.1 2.2, -2 0.2 ग्रेटर देन 0, यानी ए की वैल्यू -2 भी ले सकते हो, -2 से छोटी नहीं ले सकते। देखो बेटा, जब आप x की वैल्यू इनइक्वालिटी में सोच रहे हो तो x की वैल्यू जब आप डंडे के बिना सोच रहे हो तो a की वैल्यू डंडे के साथ आएगी। और अगर a की वैल्यू डंडे के बिना सोच रहे हो तो x की वैल्यू वैसे आएगी। अब x की वैल्यू में 1 और 2 शामिल नहीं है ना, x की वैल्यू में 1 और 2 शामिल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू में 1 शामिल होता तो 2 × 1, 2 - 2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। आपको 0 से बड़ा चाहिए। लेकिन x की वैल्यू जब आप 1 से थोड़ी सी बड़ी ले रहे हो तो आप a की वैल्यू एग्जैक्ट 2 ले सकते, -2 ले सकते हो, उससे वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है ना। देखो ऐसे क्या होता है, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है ना। अब मैंने कहा कि आप इस इंटरवल को भूल जाओ, इसके अलावा कोई इंटरवल हो तो वो बताओ। तो अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी हटा दिया तो बचे हुए में ओपन इंटरवल आता है। और इन दोनों इंटरवल्स को नहीं हटाया, मतलब आपने ओपन इंटरवल हटाई है, तो फिर बचे हुए में क्लोज इंटरवल आती है। मतलब वो पॉइंट अगर आपने हटा दिया तो इधर शामिल होगा, नहीं हटाया तो उधर शामिल होगा। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 हटाई, मतलब 1 को शामिल नहीं किया है, तो a की वैल्यू -2 शामिल होगी। ओके, समझ आया। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये ए की वैल्यू -2 हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा, ए की मिनिमम एटलीस्ट वैल्यू -2 हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -2 या -2 से बड़ी। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे फिर डंडा लगाना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा ना मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये डंडा लगाना पड़ेगा, डंडा लगाना पड़ेगा, डंडा। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2। ए की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी चाहिए, तो गिरी से गिरी वैल्यू उसकी -2। क्लियर है क्या? सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो उसको। थोड़ा सा और अच्छे से वीडियो में जाके और ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को, क्या क्या चर्चा हो रही है क्या क्या नहीं हो रही। ठीक है ना। 2 3 बार करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन बचा बताओ। 15, लेट आई बी एनी इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम दिस प्रूव दैट द फंक्शन दिस दिस। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि इंटरवल तो आपको दे रखी है डिसजॉइंट। अच्छा वही चीज आ गई जो अभी मैं कह रहा था। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, उससे अलग। मतलब आई कोई ऐसी इंटरवल है जिसमें ये नंबर्स नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं रियल नंबर। तो इसने ओपन इंटरवल हटाया है तो क्लोज इंटरवल शामिल होगा। मतलब -1 to 1 ये हटाना है, तो जो बचा उसमें -1 भी होगा, क्योंकि -1 इसमें नहीं है। भैया आदमी तू या तो इसमें होगा या इसमें होगा। अब तू जो हटा रहे हैं उसमें तो नहीं है, तो तू जो शामिल कर रहे हैं उसमें है। समझ गए ना। हाँ। ठीक है। सो इन हमारी डोमेन क्या है वो लिखता हूं पहले मैं। डोमेन यहाँ पे बड़ी अजीब है, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से गिवन है। डोमेन है हमारी सारे रियल नंबर, उसमें से आप डिसजॉइंट करो इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि -1 और 1 भी शामिल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -∞to -1, -1 शामिल, यूनियन, फिर 1 भी शामिल, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी लगता नहीं है। तो ये इंटरवल कहूं या ये इंटरवल कहूं, एक ही बात है ना। जो मुझे चाहिए उसमें -1 और 1 शामिल। ओके डन। ये मेरी डोमेन, इसको ध्यान में रखना। अच्छा इनइक्वालिटी में कहूं तो, इनइक्वालिटी में कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि x -1 से 1 नहीं लाया करता है, उसके अलावा बहुत सारा लाया करता है। x जो है इस इंटरवल में नहीं है, बाकी सब है। तो -1 और 1 में नहीं है, तो -1 से छोटा है और -1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी में से कहूंगा -1 नहीं है ना। मैं -1 हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 1 है, ये तो शामिल है नहीं। तो इसके इधर हो सकता है और इसके इधर हो सकता है ना। तो -1 भी हो सकता है
और उससे छोटा भी हो सकता है, वन भी हो सकता है उससे बड़ा, तो -1 से छोटा है बराबर और 1 से बड़ा। तो तीन तरीके से मैंने डोमेन लिख दिए जिसमें अपने को समझ आया। अभी अपन कुछ फंक्शन लिखते हैं और फिर एक्स की वैल्यूज के हिसाब से उसकी एवरेज एक्स की वैल्यू देखेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या। सो गिवन फंक्शन लिख देता हूं मैं, x+1/x। सो एवरेज एक्स बताओ जल्दी से। 1 + 1/x का डेरिवेटिव -1/x। सो ये हो जाएगा 1, 1 - 1/x², यही होगा। ठीक है, तो एलसीएम लो, x² - 1/x², और सोल्व करो, x-1 × x+1/x। ठीक है, तो ये है, तीन फैक्टर्स हैं, वही साइन सोचने पड़ेंगे आपको, है ना। अब उस इंटरवल में इसका साइन कैसा है, इसका साइन कैसा है, इसका साइन कैसा है, अब x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो x² तो चाहे से आप नंबर लाइन के -1 और 1 को छोड़ के इधर चल जाओ तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इधर चल जाओ तो भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक जीरो जरूर था जिसपे वो जीरो हो सकता था, तो वो तो हट गया ना, वैसे भी ये तो हट ही गई। तो x² हमेशा पॉजिटिव है, तो आपको ऊपर वालों पे सारा दारोमदार है ना, कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा। ठीक है, सो इंटरवल है मेरी, हेयर व्हेन x लाइज इन द इंटरवल, क्या है मेरी इंटरवल है, चाहे से ये लिख दो, चाहे से ये लिख दो, चाहे से जिसमें आपको समझ में आ रहा हो। तो ये वाली लिख दूं ऊपर वाली, व्हेन x लाइज इन दिस इंटरवल -1 to 1, देन देन एक एक लो, पहले x² लो, x² तो हमेशा पॉजिटिव है पता है मुझे। ये आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करी, आपने कॉमन सेंस से सोचा कि x की वैल्यू -1 और 1 के अलावा रहेंगे तो उसके स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी, जीरो भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब x-1 सोचो, तो x-1 सोचो जरा। x-1 सोचना है, हाँ। तो आपको इंटरवल क्या लेनी है, या तो -1 से छोटी या 1 से बड़ी। तो अगर मैं -1 से छोटी सोचूं, यानी कि -2, तो ये नेगेटिव हो गया, -3 हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर मैं 1 से बड़ी सोचूं, तब ये पॉजिटिव हो गया। तो एक में ये नेगेटिव हो रहा है, एक में ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल नेगेटिव क्यों, पहले केवल x-1 की बात कर रहे हैं हम, x+1 की नहीं कर रहे। x-1 इसके हिसाब से नेगेटिव है और इसके हिसाब से पॉजिटिव है, x+1 उल्टा है। x+1 क्या कह रहा है, इसके हिसाब से, इसके x+1 इसके हिसाब से -1 से छोटा नंबर लेंगे तो, जैसे -3 ले लिया तो नेगेटिव है, इसके हिसाब से नेगेटिव है और इसके हिसाब से पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव सही किया है क्या, एक्स का डेरिवेटिव 1 1/x का यही होता है ना, -1/x² होता है, ये होता है x⁻⁻1, हाँ ये होगा। सो इट इज x² - 1 / x²। ठीक है, अब ये जो है इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव ये सोचना है आपको। अच्छा, प्रूव करना है, प्रूव करना है यानी 100% ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x² तो पॉजिटिव होता है तो पता है, तो x² क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। अब देखो हम एक तरीके से करते हैं इसको, एक काम करो, इसको इसमें स्प्लिट मत करो, यहीं तक रहने दो, हम सीधे x² - 1 के बारे में ही कमेंट करेंगे। तो मुझे बताओ, जब आपकी x की वैल्यू इस इंटरवल में लाया कर रही है, तो x² की वैल्यू जो होगी वो जीरो से बड़ी क्या होगी, वो तो 1 से बड़ी होगी, ध्यान से सोचो। 1 या 1 से बड़ी होगी, होगी नहीं होगी, सोच के बताओ। नहीं, 1 1 भी नहीं हो सकती, 1 हो सकती है क्या, 1 तो आपके इंटरवल में है, तो 1 का स्क्वायर, तो x² की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। देखो ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 1 है। आपकी x की वैल्यू क्या क्या लाया कर सकती है, ये, इसमें ये भी है, ये ये भी है। तो ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये है, ये है। अब इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, और जितना इधर जाऊंगा बढ़ती जाएगी वैल्यू उसका स्क्वायर करते टाइम इस तरह। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई, तो x² की मिनिमम वैल्यू 1 होगी ना, इस इंटरवल में होगी नहीं होगी। और वो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, -1 या 1 पे मिलेगी। और -1 इसके शामिल है, अगर मान लो -1 इसके शामिल नहीं होता तो फिर डंडा नहीं लगता, क्योंकि फिर 1 से बड़ी मिलती, 1 भी नहीं मिलती, लेकिन अभी डंडा शामिल है। ठीक है, अब x² की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो x² - 1 की वैल्यू मिनिमम जीरो होगी। एक माइनस कर दो ना इसमें से, मल्टी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो x² - 1 की वैल्यू मिनिमम जीरो, x² की मिनिमम वैल्यू 1,
इसकी मिनिमम वैल्यू 1, कुल मिला के नीचे वाला तो पॉजिटिव है और ऊपर वाला पॉजिटिव या जीरो दोनों हो सकता है, तो ओवरऑल ये जो चीज है जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली कैसे होगा फिर? स्ट्रिक्टली नहीं होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड एंड क्यों? अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी, अब -1 कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर -1, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 - 1, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी। अब एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, अब इन दोनों को मर्ज करो। सो फाइनली जो मेरा एफ डैश एक्स होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -1/x² होगा। नीचे वाली वैल्यू किससे बड़ी है? 1 या 1 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है। नीचे डिनोमिनेटर में तो बस ये देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मान लो जीरो हो जाइए, है ना, जीरो हो जाए तो 0/anything बिकम्स जीरो ही तो होता है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी नहीं होगी? होगी ना? तो मैं इसका कमेंट करूंगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन। ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आ सकता यहाँ पे, इंक्रीजिंग ही आएगा, क्योंकि जीरो भी तो हो सकती है। स्ट्रिक्टली वर्ड तब आता जब यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती थी। जीरो तो हो रही है, वो हो रही है ना, ठीक है। जीरो कब हो रही है? जब एक्स की वैल्यू -1 या 1 हो। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू -1 या 1 ले लूँ, तो माइनस, जैसे मैंने -1 ही ले ली, तो -1 का स्क्वायर, -1 और नीचे -1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 0/1, यानी कि जीरो हो रही है ना। तो जीरो हो रही है तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लग सकता, ठीक है। तो आप इसमें इसके कंक्लूजन में इंक्रीजिंग लिखेंगे, इज इंक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन। द गिवन डोमेन डी इक्वल टू जो भी था r -(-1 to)। समझ आ रहा है? तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये चल रहे हैं ना। 16th इजी लग रहा है मुझे। आपको जाना है? आपको 7 बजने में 5 मिनट है, अभी 5 मिनट रुको, 7 बजे जाते हो ना? कल तो 7 बजे गए थे, क्यों? अच्छा चलो, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, चलते फिरते ही देखो। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस। फंक्शन है, इस इंटरवल में तो इंक्रीज होगा, इस इंटरवल में डिक्रीज होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो पहले तो फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो गिवन फंक्शन इज दिस, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो log sin x का डेरिवेटिव बोलो। log sin x का क्या होगा? पहले log का करेंगे तो 1/sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, और cos x by sin x cot x। यानी आपको cot x सोचना है कि इस डोमेन में कैसा है। तो सरल सा क्वेश्चन हो गया। cot x तो एक सरल सा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक फंक्शन है, वो तो सोचा जा सकता है। तो जैसे पहला पार्ट ले लेते हैं इसका, हम डोमेन है उसमें d1 ले लेते हैं 0 to π/2। तो जब x हमारा 0 to π/2 वेरी करेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस जगह कोट π/2 कैसे रिएक्ट करेगा, कोट एक्स कैसे रिएक्ट करेगा ना। सो कोट एक्स 0 और π/2 पे सोच लो, उसी उसी में इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो जीरो क्या होता है? कोट जीरो क्या होता है? टेन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी होता है, तो इधर इन्फिनिटी लिख देता हूँ। और कॉट π/2 क्या होगा? जीरो, क्योंकि 10 π/2 इन्फिनिटी होता है। तो कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी और जीरो के बीच में घूमेगी, यानी कि जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। तो एफ डैश एक्स कुल मिला के मेरा जीरो से बड़ा आया, है ना, इम्प्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन इन्फिनिटी। तो बड़ा किससे, मतलब मिनिमम किससे वो तो नहीं देखना, पर जीरो से बड़ा ही देखना है ना। तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, और जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डंडा नहीं लगा हुआ है। सो एफ एक्स इज इंक्री स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डंडा नहीं लगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डी वन इक्वल टू 0 to π/2। बी पार्ट में आपको क्या करना है? डोमेन चेंज करनी है बस। तो बी पार्ट आ जाओ। बी पार्ट में हमारे पास डोमेन D2 है, क्या? π/2 से पाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, है ना। तो व्हेन x वेरीज फ्रॉम π/2 to पाए, तो cot x की वैल्यू क्या होगी ये सोचनी है। देन cot x, तो π/2 और पाए पे ही सोच लेते हैं।
तो पाई बाय टू पे तो अभी अभी सोची थी क्या आई थी, जीरो आई थी। पाए पे क्या होगी, तो पाए पे जो जीरो पे थी उसकी नेगेटिव, तो जीरो पे इन्फिनिटी थी तो इन्फिनिटी की नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कैसे घूमेगी, माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी होगी और जीरो से छोटी होगी। लेफ्ट साइड आ गया ना अब जीरो से। तो कॉट एक्स की वैल्यू अब जीरो से छोटी है, ये अब की बार इसको अगर मैं एफ डैश एक्स ले लूं, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन जीरो। दैट मीन्स ये चीज मैटर करती है कि एफ डैश एक्स जीरो से, जीरो से क्या है, छोटी है ना। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डंडा नहीं लग रहा है इक्वलिटी का, तो स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाएगा, डिक्रीजिंग इन डी टू। तो ये प्रूव करना था क्या, क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करो कि उस वाले डोमेन में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस वाले, तो दोनों को कंबाइन करके फिर हम लिख देंगे इसको स्टेटमेंट नंबर वन, इसको स्टेटमेंट नंबर टू। सो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डोमेन दिस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब जाओ, जाना चाहते हो तो 17 वाला देखो, हम खत्म करते हैं इसको, तीन ही क्वेश्चन है। अब ये इजी इजी सही है। शाम को क्या करोगे आज, पहले तो ये बताओ उसका एनालिसिस हो गया क्या, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में कुछ डाउट्स नहीं है आपको। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, सॉरी, एक ही क्वेश्चन बस, बाकी आ गए। तो कल आते ही पूछो फिर, आज ही पूछ लेते जाते हैं। ठीक है, तो उसकी कॉपी भी चेक करो, कॉपीज कॉपीज लिए ले जाओ, या एक काम करो मैं वीडियो भेज देता हूँ, है ना, कर लोगे काम, और फिर शाम को टेस्ट दोगे क्या, वो मतलब वो वाला डाउट बता दूं। ठीक है, यही है ना, लो। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली, अब वो उसमें लॉग कॉस एक्स था, इसमें लॉग साइन एक्स है, तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको, शफली कर रहा हूँ मैं। एफ डैश एक्स क्या हो गया बताओ, लॉग कॉस एक्स यानी कि वन बाय कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, सो इट इज माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स। अब माइनस टेन एक्स कैसे कैसे होगा वो आपको सोचना है, और वही दो इंटरवल देखिए, गिवन है, पहली इंटरवल है डी वन, ये डी वन है, जीरो टू पाई बाय टू, यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाय टू। ठीक है, तो अब टेन एक्स, पहले माइनस बाद में सोचो, पहले टेन एक्स सोचो। तो टेन एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ लाया करती है, तो जीरो पे जीरो होती है और पाई बाय टू पे इन्फिनिटी होती है। लेकिन जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जीरो का नेगेटिव तो जीरो होता है, इन्फिनिटी का नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी होता है, और साइन चेंज हो जाएगा लाइक दिस, टेन एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स जो हुआ वो जीरो से छोटा हुआ और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हुआ। तो मेन चीज तो ये है कि वो जीरो से तो छोटा हुआ, तो जीरो से छोटा हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीसिंग, ये प्रूव करना है उसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीसिंग। कंक्लूजन हो जाएगा मेरा, सेम पिछली बात की तरह स्टेप्स आ जाएंगे। ये आ जाओ, ये डी टू, डी टू, पाई बाय टू से पाई, सो एक्स यहाँ पे पाई बाय टू से बड़ा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सबसे पहले तो टेन एक्स सोचो, तो टेन पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी, और टेन पाई क्या होता है, जीरो, टेन, टेन पाई जीरो होता है, टेन पाई तो जीरो होता है, वन सेकेंड, टेन पाई बाय टू होता है इन्फिनिटी, और टेन वन एटी, यानी कि साइन वन एटी बाय कॉस वन एटी, साइन वन एटी होता है माइनस वन, और कॉस वन एटी होता है, कॉस, कॉस वन एटी क्या होता है जीरो, कॉस जीरो, नहीं साइन वन एटी होता है जीरो, ये होता है जीरो, तो इन्फिनिटी से जीरो के बीच में लाया करेगा, डन। ठीक है, हाँ तो कॉस टेन जीरो का ही तो नेगेटिव करना है, तो टेन जीरो भी तो जीरो ही है, तो जीरो का नेगेटिव करेंगे तो जीरो ही, तो इसके बीच में लाया करेगा। तो टेन एक्स लिखूँ ना मैं यहाँ पे, टेन एक्स जो है जीरो से छोटा होगा और इन्फिनिटी से बड़ा होगा, उल्टा करना पड़ेगा ना साइन, देखो उल्ट, नहीं नेगेटिव तो अब करेंगे, पहले तो आप वैसे ही सोचो कि जब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो टेन एक्स की वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में लाया करेगी, तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में लाया करेगी, तो लिखेंगे कैसे उसको, लिखने का तरीका भी तो सोचो। तो इनइक्वलिटी का साइन कैसे होगा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में ऐसा नहीं होता कि सेम टू सेम साइन कॉपी पेस्ट कर दिए, आपको ये सोचना होता है कि एक्स की वैल्यू 90 से पाई के बीच में लाया कर रही है, तो टेन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से
जीरो के बीच में लैग कर रही, तो इन्फिनिटी से जीरो के बीच में लैग करेंगे, करवाएंगे कैसे? जीरो से बड़ी, इन्फिनिटी से छोटी। ये नेगेटिव होने की वजह से साइन नहीं चेंज हुआ, ये तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉमन सेंस के। अब नेगेटिव करेंगे तो वापस चेंज होगा। अब जब मैं नेगेटिव करूंगा तो वापस से चेंज होने वाला है, ये नेगेटिव करने की वजह से नहीं चेंज हुआ है। ओके। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी वो सोचना है। तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगी 10x की वैल्यू इन्फिनिटी से बड़ी और जीरो से छोटी? ये जस्टिफाइड है कि इन्फिनिटी से तो बड़ी और जीरो से छोटी है? ये जस्टिफाइड है कि जीरो से बड़ी है, इन्फिनिटी से छोटी है। ठीक है। ओके। अब यहां से जब मैं फिर -10x लिखूंगा, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और जीरो से छोटी। तो ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है और जीरो से छोटी है। तो जीरो से छोटी है, ये ज्यादा चीज मैटर कर रही है। तो आंसर क्या है इसका? इंक्रीजिंग क्यों होगा? जीरो से छोटी है तो फिर कुछ गलत किया है हमने आने की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है ना अपने तो, जबकि आना चाहिए क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आना चाहिए। और -10x है फंक्शन। 10x की वैल्यू जो होती है वो π/2 से पाई के बीच में कैसी होती है सोचना है ना। हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। तो हमने जीरो से बड़ा क्यों किया? यानी गलत लिख रहे हैं ना। 10x की वैल्यू जीरो से बड़ा कर रहे हैं ना अपन तो सेकंड क्वाड्रेंट में। इधर ही गलत किया है। जब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमने यहाँ पे गलत लिखा है। 10x की वैल्यू जो होगी माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव होगी, है ना, नेगेटिव होगी। चलो बड़ी, गिरी से गिरी कितनी होगी वो नहीं पता मुझे, है ना। क्योंकि गिरी से गिरी तो वो माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, सही बात ही है। पर किससे छोटी होगी वो मुझे पता है, वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट मीन्स लेस देन जीरो होगा। ये तो पता है मुझे। ठीक है। अब ये लेस देन जीरो होगा, बड़ा किससे होगा? वो तो माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि गिरा तो गिरी से गिरी कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर 10x लेस देन जीरो होगा तो इसका नेगेटिव करूंगा तो -10x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। नेगेटिव करेंगे तो, इसका नेगेटिव करेंगे तो जीरो का नेगेटिव, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से मेरा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज। 10 π/2 पे क्या होता है? 10x का ग्राफ बताओ ना। जीरो से ऐसे जाता है, π/2 पे वो इन्फिनिटी को रेंज करता है। ठीक है। और फिर पाए पे, मेरा पाए तो आगे आएगा ना, नीचे कैसे जाएगा? π/2 पे इन्फिनिटी को रेंज करता है वो, है ना। और फिर पाए पे वापस इन्फिनिटी को रेंज करता है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है, उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो ही है, जीरो से नीचे नहीं है। ओके, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। ठीक है। पाए से लेके π/2, पाए से लेके π/2, तो ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, देखो। ठीक है। भाई यहां से लेके यहां तक उसकी वैल्यू देखो, ये है जीरो, ये है π/2 और ये है पाए। सो जीरो से लेके π/2 से पाए सोचना है अपने को क्या सोचना है? π/2 से पाए, तो π/2 से पाए ये है, π/2 से पाए ये है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम जीरो हो जाएगी और मैक्सिमम उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर है? जीरो से, अभी भी गलत कर रहे हैं क्या? 10x का ग्राफ निकालो एक बार। ये ग्राफ हम गलत बना रहे हैं। ये ग्राफ विल बी लाइक दिस। ऑब्वियस बात है,
ऑब्वियस बात है, देखो हम इस क्वाड्रेंट के अंदर जब ऊपर बना रहे हैं तो इसी क्वाड्रेंट में नीचे कैसे बनाएंगे, एक ही क्वाड्रेंट में हम दो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऊपर और नीचे, तो ये इधर की साइड से ऐसे जाएगा। दिस विल बी द 10x ग्राफ। 10x का ग्राफ क्या है, हम बहुत कम यूज लेते हैं ना। दिस विल बी द 10x ग्राफ। तो ये है हमारा 0, ये है पाई/2 और ये है पाई। तो यू कैन सी पाई/2 से पाई के बीच में हमारी मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है और मिनिमम वैल्यू माइनस, तो आप इसको क्या लिखोगे, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लिखोगे। और फिर जब आप इसको चेंज करोगे तो माइनस इन्फिनिटी बिकम्स प्लस इन्फिनिटी और ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है इन्फिनिटी से छोटी और जीरो से बड़ी है, तो जीरो से बड़ी है, दिस थिंग मैटर्स द मोस्ट। तो जीरो से बड़ी है तो क्या लिख देंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी क्लियर है? गुड मॉर्निंग। ऑफ नहीं है, इवनिंग में बुलाया था ना। ना, ग्रुप नहीं चेक करते? और भी कोई आया क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डन। क्लियर है ना कि डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अगर अच्छे से और पढ़ लेना। ठीक है, चलें कर दूं इसको डिलीट, हो गया ये, इसको फिर कंबाइन करके लिख लेना फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2। अब कौन सा 18, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। ये सरल सा दिखाई दे रहा है, ये कोई भी रियल नंबर ले लूँ ये इंक्रीजिंग होगा, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो ये ले लिया मैंने। फंक्शन डोमेन है मेरा एनी रियल नंबर आर, एनी रियल नंबर आर। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का माइनस एक्स स्क्वायर का 6x प्लस 3x का 3। इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, 3 कॉमन ले लूं। देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बन जा 3। और अगर इसको फैक्टराइज करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 विल बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि इंक्रीजिंग है, तो मुझे बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगी उसकी, है ना, जीरो या जीरो से बड़ी होगी। 3 से गुना करूंगा तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, होगी ना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट। हाँ बोलो। हाँ लेनी तो है, बताओ क्या बात है। ठीक है, तो हेयर हमारे एक्स की वैल्यू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर का मतलब एक्स कैन बी लाइज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। एनी रियल नंबर का मतलब यही होता है प्लस इन्फिनिटी। तो अगर एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर है तो हम उसमें से एक्स माइनस नहीं, हम एक्स के बारे में नहीं सोचेंगे। एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर है तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा वो सोचना है अपने को, है ना। तो देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स माइनस वन, एक्स कुछ भी रखो उसमें से वन घटाओ और होल स्क्वायर करो, तो इसकी पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, यही होगी। और लेस देन इंफिनिटी होगी, इंफिनिटी से छोटी होगी, जीरो या जीरो से पॉजिटिव होगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू जीरो मिलती है। अब 3 से गुना कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 3 × x−1 का होल स्क्वायर वही जीरो या जीरो से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो ये तो हमारा एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी आई, तो कुल मिला के जीरो या जीरो से तो बड़ी आई, दिस थिंग मैटर्स द मोस्ट। तो जीरो या जीरो से बड़ी आई तो क्या कंक्लूजन हो जाएगा, एफ एक्स इज, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा, अभी डंडा लगा हुआ है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जस्ट इंक्रीजिंग। उसने क्वेश्चन में लगाया कि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया, स्ट्रिक्टली इन द गिवन डोमेन। गिवन डोमेन तो आ रही थी, इन द गिवन डोमेन आर, प्रूव हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल्स इन व्हिच दिस इज इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल बतानी जिसमें ये इंक्रीजिंग है। तो गिवन फंक्शन इज दिस, क्या हुआ, तो पता नहीं था क्या पहले, कहाँ से फोन आया? जाओ। अब काहे से जाओगे तो, स्कूल काहे से आएगी अभी, 7:13। हम्म, चलो हम तो खत्म करें इसको। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। ठीक है, तो दिस इज द गिवन फंक्शन। अब हम कर लें एफ डैश एक्स निकाल लें। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, कैसा फंक्शन है ये तो यू डैश वी में करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का 2x
इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये होगा। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं थोड़ा सा। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन फैक्टराइज करके निकालो ना, ताकि इंटरवल्स निकल जाए। क्या बचा यहाँ से, टू, यहाँ पे माइनस एक्स बचा ओनली, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, ई टू द पावर, यही बचा। ठीक है, इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते हम इसको। ओके, अब अपने को देखना है कि ये जो है ये किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये आपको सोचना है। तो हम इसके इंटरवल्स बना लेते हैं भाई। इसको, ये जीरो कब होगा पहले वो सोच लेते हैं। जैसे इंटरवल्स बनाते थे ना, ये जीरो कब होगा वो सोच लेते हैं भाई। मैंने अगर पूछता कि मैं इंटरवल्स इनमें से चूज करना है आपको, है ना, तो हम आगे के निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन में जाकर देख लेंगे। हम आगे के इंटरवल कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो पुटअप करके तो निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स को जीरो पुटअप करेंगे तो या तो ये जीरो, या ये जीरो, या ये जीरो है। आपको एक बात बताऊं, ये कभी जीरो होगा ही नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। जैसे हम एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दें, एक्स की वैल्यू सपोज करो, किसी ने कहा सर एक्स की वैल्यू आप -3 डालो, तो ई की पावर -3 भी 1/e³ होता है, तो ये पॉजिटिव ही है। तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो फिर या तो एक्स टू जीरो है या फिर ये जीरो है, तो दोनों के हिसाब से देख लेंगे अपन, है ना। तो इसको जीरो पुटअप करते ही क्या आ जाएगा कि इम्प्लाइज या तो एक्स आप जीरो हो, और या फिर ई टू द पावर माइनस, एक बार के लिए तो लिखते हैं आप जीरो हो, और या फिर 2 - x आप जीरो हो। तो आप तो हो ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होती है वो आर प्लस होती है ना, नॉट पॉसिबल। तो फिर अब क्या बचा, या तो एक्स इक्वल टू जीरो, और या फिर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू टू। तो यानी कि नंबर लाइन को आपको जीरो और टू पे ब्रेक करना है इंटरवल्स निकालने के लिए। जीरो टू पे ब्रेक करना है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। कितनी इंटरवल्स हो गई, तीन इंटरवल्स हो गई, तीनों इंटरवल्स पे चेक करना है, वही साइन वगैरह जैसे करते थे। ठीक है ना, डोमेन और वही साइंस, और फिर ओवरऑल। ठीक है ना, ओवरऑल एफ डैश एक्स। तीन इंटरवल बताओ कौन कौन सी, पहले इंटरवल -इन्फिनिटी टू जीरो, दूसरी जीरो टू टू, वन कहाँ से है, टू, एंड फिर तीसरी टू से इन्फिनिटी। ठीक है, सो -इन्फिनिटी से जीरो के बीच का कोई नंबर बताओ जल्दी। -1 पुटअप करो किसमें, इसमें एफ डैश एक्स में। तो -1 एक्स, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स बीच वाला फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सब में लगा दो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव देखना ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब केवल इन दोनों में देखना है। तो -1 इधर पुटअप किया तो नेगेटिव, और -1 उधर पुटअप किया तो नेगेटिव। क्यों, एक्स की वैल्यू -1 पुटअप करी ना, टू माइनस -1 पॉजिटिव। ठीक है, अब जीरो टू के बीच में वन पुटअप कर दो, तो वन के हिसाब से ये पॉजिटिव, और वन के हिसाब से 2 - 1 वो भी पॉजिटिव। ठीक है, इधर आओ। अब टू से बड़ी यानी थ्री पुटअप कर दो तो पॉजिटिव, और वो नेगेटिव। ठीक है, ओके। सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यानी कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है। तो आपसे इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग इसमें हो जाएगा 0 to 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, हेयर एफ एक्स, एफ डैश एक्स आपसे इंक्रीजिंग पूछा था, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कब, इन 0 to 2। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्चुअली इंक्रीजिंग का है लेकिन वो स्ट्रिक्टली है, क्योंकि 0 2 तो शामिल कर नहीं रहे हम, शामिल नहीं कर रहे तो डंडा नहीं लगेगा। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम उसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना, लेकिन हमारा आंसर अगर इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर तो बड़ा है ना उससे भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम तो और पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना, इन जो भी डोमेन है 0 to 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यू नीड टू रिवाइज, कल वाले क्वेश्चंस भी ढंग से देखो, कल वाला वीडियो भी देखो ढंग से, आज का फिर से देखो, तब जाके ये स्ट्रांग हो पाएगा, तब जाके हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर पाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो कल अपन मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड। कौन से चैप्टर से